वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनमट एजुकेशन। इस चैनल पे आप लोग को शिक्षा से जुड़ी जो भी बुक का आपका सिलेबस है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराया जाता है और जो भी सॉल्यूशन है उसको दिया जाता है। यानी कि कई वीडियो इस पे डाला जा चुका है और उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इसी वजह से आने वाले नए सेशन के लिए हमेशा इसी चैनल पे आपको सभी सिलेबस का यानी जितने भी बुक है उन सभी का चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अभी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें काफी बच्चों का मन में बहुत सारे डाउट चलते हैं, बहुत सारे डर बने रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, एग्जाम में हम लोग बैठेंगे तो करेंगे क्या, हमारा टाइम कैसे मैनेज होगा, लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, बहुत सारे डाउट चलते हैं। तो इन्हीं सब के लिए मेरे बड़े भाई जो कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो आपसे बात करेंगे और आपके जितने मन के डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। चलिए ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी बोल के गए हैं, जो आपके टीचर एजुकेटर हैं इन्होंने ये जो अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है विनमट एजुकेशन, ठीक है, तो ये लगभग इस पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। बाकी चीज़ है, आप लोगों को पता ही है कि वीडियोस वगैरह इनके आते रहते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। बातें ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम और आप मिल के करते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि इनके चैनल को आगे बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं। बात मुद्दे की ये है, अपने मुद्दे पे आते हैं कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th का, बात इसकी करते हैं। हम लोग पढ़ते तो हैं ही, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो मतलब 9th से ही अपने 10th की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन बात ये मन में आती है कि क्या हमारी तैयारी पूरी हो गई है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने इन 11 महीनों में 12 महीनों में क्या अपनी तैयारी को पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। सिलेबस जहाँ भी आप ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कंप्लीट नहीं कराया जाता है। बात यह है कि हम उस सिलेबस को कितना कंप्लीट करते हैं। जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अंदर से डरे हुए होते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर पूरी तरह से 12 महीना अगर मेहनत करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, वगैरह वगैरह, तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस, बात ये होती है कि क्या हम अंदर से मोटिवेटेड हैं इन सारी चीज़ों के लिए। सबसे ज़रूरी है मोटिवेटेड होना। पढ़ना तो खैर ठीक है, लेकिन मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप चाहे कुछ भी हो,
आपका पढ़ा हुआ, आपका मेहनत किया हुआ उस दिन, जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, उस दिन वो सारी चीजें आपके डर की वजह से कहीं ना कहीं दब जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको किसी भी चीज के लिए डरना नहीं है। अगर मान लीजिए आप गए एग्जाम में, एग्जाम देना है, आपको पेपर मिलता है, ठीक है, आपको पेपर मिला और पेपर मिलने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पेपर मिलने के बाद बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पेपर मिला और हम क्या मतलब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले चाहे कोई भी एग्जाम, उस एग्जाम में आप गए तो पहले अपने अंदर का डर खत्म कीजिए, ठीक है। डर जब तक आपके अंदर डर रहेगा तब तक आप चीजें सही नहीं कर पाएंगे। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है ये मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर डर है तो वो चीजें सही नहीं हो पाएगी। आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के गए हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर डर है तो उस डर को निकालना है। उस डर को कैसे निकाला जाए? जिस दिन आपका परीक्षा है, आप जब परीक्षा हॉल में जाएं, एग्जाम हॉल में जाएं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ जाएं कि नहीं मतलब हमको बहुत कुछ आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा है, आपने सारी चीजें क्लियर की है, ठीक है, लेकिन उस दिन ऐसा लगता है कि हमको मतलब कुछ अंदर ही अंदर ऐसे मतलब एक डर वाली जो चीजें होती हैं वो सामने आ जाती है। आप पढ़ते हैं उस समय आपको डर नहीं लगता है, लेकिन डर लगता कब है? जब आप एग्जाम हॉल में जाए। तो उस डर को खत्म करने के लिए पहले पूरे पेपर को एक बार रीड करें, पढ़ें, ठीक है। पूरे पेपर को एक बार, जो भी ऑप्शनल है या फिर लिटरेचर है, लिखने वाले क्वेश्चन जो है, जिसको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, उन सारे क्वेश्चन को एक बार सरसरी निगाह से देख लें। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना शुरू करें। दूसरी बात ये कि परीक्षा है, मान लीजिए कल आपकी परीक्षा है, कल आपका एग्जाम है। सपोज कीजिए कि मतलब कि मैथ का कल एग्जाम है, और हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि आज के दिन मतलब कि कल एग्जाम है और हम आज के दिन पूरा मैथ सोचते हैं कि उसको सॉल्व कर लें, ठीक है, पूरा मैथ सॉल्व कर लें। तो उससे आप ये सोचते हैं कि हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको वहां बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप मैथ को सॉल्व करने के चक्कर में आप मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हौच पौच हो जाती है दिमाग के अंदर। आप सोचते हैं कि कुछ फार्मूलाज हैं उसको याद कर लिया जाए, ठीक है, और आप ये सोचने लगते हैं कि कुछ थ्योरम है उसको देख लिया जाए, है ना। लेकिन होता कुछ नहीं है। आप लेके 1-1.5 घंटे बैठे रह जाते हैं उस रात, जो कि आपको अगले दिन एग्जाम देने जाना है। तो आपको करना चाहिए कि पहले आप अपने माइंड को आराम दीजिए, ठीक है। उस दिन आपको खाना खा के आराम से सो जाना है, ठीक है। आपने तो 11 महीना 12 महीना तैयारी की है, आपने मेहनत किया है, ऐसा नहीं है। तो उस एक दिन में आपको ऐसा करना है कि बस अपने आप को रिलैक्स मोड में डालना है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि इंसान शरीर से कम थकता है, माइंड से ज्यादा थकता है। जब तक आप अपने दिमाग को आराम नहीं दीजिएगा तो आपके सो लेने से या आराम कर लेने से आपका मस्तिष्क जो है, आपका जो माइंड है वो शांत नहीं होगा। और हमको एग्जाम में अच्छा करने के लिए अपने दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी है, अपने माइंड को शांत करना बहुत जरूरी है, ठीक। तो मेरे हिसाब से आप छोटे मोटे, है ना, फार्मूला देख लीजिए या थ्योरम देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको मैथ सॉल्व करना नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले आपको मैथ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात ये कि अब क्या पढ़ें। अब ज्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, अब क्या पढ़ें हम। बात ये चलती है
कि इतने दिनों में हम, अगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ इन 12 महीनों में भी, ठीक है। तो अब आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब क्या नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी पढ़े हैं उन सारे चैप्टरों का, उन सारे क्वेश्चनों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइजिंग कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने ये सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस से आदमी अच्छा बनता है। नया अब दिमाग में नया डालने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगा। तो इन कुछ जो समय बचे हुए हैं, इन समय में आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी हो सके, जितना प्रैक्टिस आपसे हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। चौथी बात ये, हम लोगों ने 3 बातें की, चौथी बात ये कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं एग्जाम में या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसको कैसे लिखें। तो आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए, उस आंसर को एक सीक्वेंस में लिखिए। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आया, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि बाबर के बारे में या बाबर के काल को विस्तृत कीजिए, जो उसने, जैसे मुगल सल्तनत में जो बाबर था, है ना, तो क्वेश्चन आया कि बाबर के साम्राज्य, मतलब जो बाबर ने साम्राज्य बनाया अपना, जैसे मुगल साम्राज्य, है ना, तो बाबर ने मुगल साम्राज्य बनाया, तो बाबर के बारे में विस्तृत जानकारी लिखिए, ठीक है। या बाबर के कार्यकाल को आप उसके संदर्भ में विवरण पेश करें, ऐसा क्वेश्चन आया। तो जब भी आप इन सारे क्वेश्चनों का आंसर कीजिए, तो उसका आंसर एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ, बाबर कहाँ पैदा हुआ, है ना, इन सारी चीज़ों को, बाबर का कब जन्म हुआ, एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए। ये नहीं कि बाबर ने मुगल साम्राज्य बनाया, उसका जन्म ऐसा हुआ, उसका मृत्यु ऐसा हो गया, वहाँ जन्म हुआ, ऐसे नहीं लिखना है। एक सीक्वेंस में लिखना है कि बाबर के माँ का नाम क्या था, बाबर के पिता का नाम क्या था, वो कहाँ से रिलेटेड था, वो भारत में कब आया, ठीक है, उसने किसको हराया, उसको हराने के बाद ही किस वंश का भारत में नींव रखा। अगर आप सीक्वेंस में लिखेंगे, तो अगर मान लीजिए कि अगर वो क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है, ठीक है, 10 नंबर का है, अगर आपने उस 10 नंबर के क्वेश्चन को अगर सीक्वेंस में लिखा, तो जो वीक्षक है, जो आपका परीक्षा का जो पेपर जो चेक करने वाला है, वो 9 तो देगा ही देगा किसी भी तरह से। बाकी रहे ऑप्शनल वाले सवाल, तो उसमें तो अगर आपने सही किया तो वो 1 नंबर आपको मिलने हैं। नंबर कटने वाली बात आती है यहाँ पे, अगर आपने उन सारे चीजों को सही से नहीं लिखा, तो 10 में से आपको जो परीक्षा का कॉपी चेक करने वाला है वो 7 नंबर देगा आपको। ये नहीं कि आपने सही लिखा है, इस बात पे नहीं कि आपने सारा चीजें सही लिखी है, बात ये होती है कि आपने सीक्वेंस क्या डाला है। तो बाकी और भी चीजें हैं जिसके बारे में चर्चा अगर हम करने लगे तो बहुत सारे समय ऐसे ही बीत जाएंगे, ठीक है। बातें ये है कि आपको अपने से खुद से सोचना है कि हम, अगर ठीक है, अगर अभी आपके पास जो भी 1 हफ्ते का टाइम है, उन 1 हफ्ते में आप अपना जो टाइम है, जैसे 24 घंटा होता है, आपके पास एक दिन के 24 घंटा है, ठीक है। इन 24 घंटों में आप अपना समय, हर 1 घंटा आप कैसे निकालते हैं। अगर आप उस समय को मॉडिफाइड करके एक अच्छे पैटर्न से पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए 7 दिन 7 महीने के बराबर होंगे। तो आपको ये समझना है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, हमको क्या आता है, क्या नहीं आता है।
क्योंकि आपके हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट नहीं होने वाला है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से खुद को ढालना है, ना कि क्वेश्चन आपके हिसाब से बनेगा। जितने भी लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि हमने तो बहुत पढ़ लिया है, हमने तो सारे अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया है, जितना भी सिलेबस है पूरा कर लिया, ये तो बात सही है, सिलेबस के अनुसार ही आएगा, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। लेकिन उस सिलेबस में से हमको आता कितना है ये मायने रखता है। ठीक, तो ये 7 दिन जो है आप इसको एक मतलब कि पॉजिटिव वे में लेके चलिए, खुद को शांत रखिए, खुद को मोटिवेटेड रखिए और जितना हो सके रिवाइजिंग पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें पढ़े हैं उसको फिर से दोबारा पढ़िए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, साइंस। तो इन 7 दिनों को आप ढंग से खुद को मोटिवेटेड रख के पढ़िए और किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, जैसे कि इन जो 7 दिन आपके बच्चे हैं, इन 7 दिनों को आप जितना भी हो सके इसको यूटिलाइज कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब समय नहीं है, 7 दिन बचे हुए हैं। तो इन 7 दिनों में खुद को तैयार करना है एग्ज़ाम देने के लिए, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग चीज़ें समझते हैं। और रही बात YouTube चैनल की, तो इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और अब मेरे भाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।